नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये बैठक लगातार जारी है और इस बैठक में मेघालय, मिजोरम, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बोल चुके हैं और बाकी मुख्यमंत्रियों से भी संवाद लगातार चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक कर रहे हैं। सुबह 10 बजे करीब ये बैठक शुरू हुई है और लगातार ये बैठक 3 से 3.5 घंटे तक चल सकती है, क्योंकि देश के सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा होनी है, रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए तो उसका स्वरूप क्या होगा, क्या लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, मजदूरों के लिए क्या किया जा सकता है, देश की आर्थिक प्रगति के लिहाज सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति को वापस से पटरी पर लाने के लिए क्या किया जा सकता है। एक विषय नहीं है, सिलसिलेवार तरीके से बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है। और इस वक्त आप ये तस्वीर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीछे कैबिनेट मंत्री भी नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री कौन कौन हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं। और आप ये देखिए, असम के चीफ मिनिस्टर आपने देखे। तो सभी मुख्यमंत्रियों से ये चर्चा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि राज्यों का रुख ये तय करेगा कि देश में लॉकडाउन की स्थिति अगर होती है तो वो 6 दिन के बाद यानी 3 मई के बाद क्या होगी। संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अभी तक आपको क्या इनपुट्स मिल रहे हैं इस मीटिंग से जुड़े हुए? और जैसा कि आपने बताया कि मेघालय, मिजोरम आपको दिख रही है, 3 बोल चुके हैं और दूसरी चीज की केरला के मुख्यमंत्री खुद वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जगह पे हेल्थ मिनिस्टर और केरला के चीफ सेक्रेटरी उनको भेजा है और साथ साथ अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट भी दिया है कि जो वहाँ पे पीएम को बताया जाएगा कि केरला की ऐसा चाहते हैं। लेकिन छोटे स्टेट पर बोल रहे हैं, लेकिन बड़ी नजर इस बात पर टिकी रहेगी और उसको ये भी इंतजार करना होगा कि महाराष्ट्र के सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम, राजस्थान के सीएम, बंगाल के सीएम, इनके तरफ से क्या कुछ बताया जाता है, हालात के बारे में क्या कुछ आकलन है और आगे क्या उनकी उम्मीदें हैं। वो जब बोलेंगे तब एक बार तस्वीर साफ हो पाएगी ताकि राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में आगे कौन सी एक दिशा जो है वो ज्यादा चटक नजर आ रही है। जैसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ओपिनियन इस बार बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो और क्योंकि हालात अलग अलग है। जैसे त्रिपुरा की अगर बात कर रहे थे, त्रिपुरा लगभग ग्रीन जोन में आ चुका है, तो ऐसी स्थिति में वहां के मुख्यमंत्री की राय कुछ और होगी। महाराष्ट्र बिल्कुल उससे अलग होगा, राजस्थान उससे अलग होगा, मध्य प्रदेश अलग होगा। तो ये जब बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री है जब हालात के बारे में बताएंगे और क्या कुछ सोच रहे हैं आगे के बारे में, वो जब बताएंगे। अगर माइग्रेशन होता है तो उनके लिए क्वारंटीन की क्या कुछ व्यवस्था कर रहे हैं और इसके लिए जो ट्रैवलिंग का प्रोटोकॉल होना चाहिए वो क्या एक जो समस्या राज्यों के सामने है वो ये है, और इससे जुड़ी हुई कई खबरें भी हम देख चुके हैं कि अगर मजदूर स्टेट के बॉर्डर तक पहुंच भी जा रहे हैं तो फिर वो किसी दूसरे स्टेट में दाखिल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है और जो राज्य सरकारें हैं उन पर भी अतिरिक्त बोझ आ रहा है उन तमाम मजदूरों को रखने में जो प्रवासी हैं। इसलिए इस मसले का हल ढूंढना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है तमाम राज्यों के लिए। निश्चित तौर पर, और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो जाने के बावजूद वहां पे क्वारंटीन करना होगा। और सिर्फ मजदूर ही नहीं, जैसे हमारे छात्रों की बात कर लें या दूसरे लोगों की बात कर लें, तो वैसी स्थिति में एक बड़ी चुनौती है कि इसका क्या प्रोटोकॉल तय किया जाए, क्योंकि राज्यों की राय अलग अलग है। और केंद्र सरकार के अधिकारी जो पिछले दिनों में बात की थी, पिछले 2 दिनों में, उनका यही कहना था कि क्योंकि ओपिनियन डिफरेंट आ रहे हैं, हालात डिफरेंट हैं, सबकी तैयारी अलग अलग है, तो वैसे में कोई एक प्रोटोकॉल सेट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे पिछली बैठक में केंद्र के मुख्यमंत्री का एक मानना था कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है बीच में उसको ना रोका जाए और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को चला देना चाहिए, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री उससे सहमत नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग ओपिनियन के आधार से अगर लोग दूसरे जगह से माइग्रेट कर रहे हैं, उनकी क्वारंटीन की क्या व्यवस्था है, कहाँ रखेंगे, क्या आप तैयार हैं, ट्रैवलिंग के लिए क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, ये इन सारी चीजों पे जब राज्य सहमत होंगे तभी केंद्र सरकार उसके हिसाब से कोई प्रोटोकॉल तय कर पाएगी। और यहाँ से आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है कि सारे मुख्यमंत्री आपकी ओपिनियन क्या देते हैं और सहमति के मौका दिखता है। जी, अंदेशा क्या है, संभावना क्या इस वक्त आपको नजर आ रही है? एटलीस्ट जो ग्रीन जोन है और हर राज्य के ग्रीन जोन है, क्या वहां पर आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएंगी? इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अभी का रिलैक्सेशन है इससे बहुत आगे बढ़कर रिलैक्सेशन होगा। इसमें जो ग्रीन जोन जो होगा, हॉट स्पॉट है उसमें कोई छूट नहीं होगी, ये भी तय है। और कम से कम
16 से 17 जिले ऐसे हैं जिसमें देश के जो 50% मरीज हैं वो उन जिलों से आ रहे हैं, उन शहरों से आ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में वहां तो किसी प्रकार की कोई छूट की गुंजाइश नहीं है। लेकिन गोवा, त्रिपुरा की अगर बात करें राज्य के हिसाब से या शहरों के हिसाब से बात कर लें, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन भले ही ना हो, लेकिन वहां पे एक्टिविटीज की छूट दी जाए, ये बहुत ज्यादा मुख्यमंत्रियों की इस बार राय है। और केंद्र सरकार भी उससे एक हद तक सहमत रहेगी। 3 तारीख के बाद उस पर फैसला होगा। बस सब कुछ तय ये किया जाना है उसके लिए प्रोटोकॉल किस प्रकार का हो। जी देवेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये लगातार बैठक जारी है और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हमें आपके जरिए मिल रही हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और आज इसी गंभीर मुद्दे पर हमारी चर्चा भी होनी है कि अब क्या हमें लॉकडाउन 3.0 की जरूरत है? क्या 6 दिन के बाद जब 3 मई आती है तो क्या ये अनाउंसमेंट होगा कि अभी हमें और लॉकडाउन को बढ़ाना है या फिर नहीं? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन जी होंगे और साथ ही साथ हमारे साथ मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर जफर सरेशवाला भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए वो मौजूद हैं। और हमारे साथ दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बलविंदर सिंह भी मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा डॉक्टर बलविंदर जी आप ही से है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है इस वक्त पूरे देश की और खासतौर पर दिल्ली की सिचुएशन क्या है। क्या हमें इस लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने की जरूरत है? हाँ जी, ये देखिए आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। कल रात को अगर आपने ध्यान से सुना हो तो देश के अंदर 9 राज्य ऐसे थे जहां पे नए केसेस नहीं आए, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें दिल्ली है, जैसे कि कुछ संख्याओं की केसेस की संख्या बढ़ी है। अब दिल्ली के अंदर ये संख्या बढ़ी है तो इसमें 2 विचार बनते हैं। देखिए मैं ओपिनियन दे सकता हूं, उसमें 2 विचार बनते हैं कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी इंप्रूव हुई है तो उसकी वजह से ये लग रहा है कि नंबर ज्यादा है, और अदरवाइज आल्सो केसेस बढ़े हैं। तो वो केसेस बढ़ने का मतलब ये है कि भी लॉकडाउन जो है वो हमको कंटिन्यू रखना चाहिए, किसी भी हालत में लॉकडाउन जो है टूटना नहीं चाहिए। और दूसरा देखिए जैसे क्या होता है, इंटर बॉर्डर क्रॉसिंग होती है। दिल्ली और एनसीआर के चारों तरफ 3-4 बॉर्डर्स लगते हैं, गुड़गांव है, नोएडा है, गाजियाबाद है। तो जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है तो लोग दिल्ली के अंदर आना शुरू हो जाते हैं और दिल्ली से बाहर भी जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग है वो खत्म हो जाती है, वो ओवर क्राउडिंग होती है तो उससे संक्रमण और बढ़ता है। अच्छा, एक चीज और है, वैज्ञानिक तौर पे हमें ये भी देखना चाहिए कि कुछ एसिम्प्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक केसेस क्या होते हैं कि उनके अंदर वायरस तो मल्टीप्लाई कर रहा है लेकिन उनके अंदर लक्षण डेवलप नहीं होते, वो भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो वो कम शब्दों में ये कहूंगा कि डेफिनेटली केसेस बढ़ रहे हैं, और मैं बिल्कुल क्लियर हूं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रहा हूं कि लॉकडाउन दिल्ली के अंदर लगा रहना चाहिए। अगर हम लॉकडाउन लगा के रखेंगे तो डेफिनेटली हमको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। देखिए एक चीज और होता है, हम दूसरे देशों ने जिन्होंने गलती की हमें उससे सीखना है। जिस देश के बिल्कुल हम दुनिया की महाशक्तियों को देख रहे हैं, हमने फ्रांस को देखा, हमने स्पेन को देखा, हमने इटली को देखा, हमने अमेरिका को देखा, जहां पर लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया या लॉकडाउन नहीं लगाया गया, वहां पर केसेस कितनी तेजी से मल्टीप्लाई हुए हैं। बलविंदर जी मैं लौटूंगी आपके पास। जफर सरेशवाला जी, जो डॉक्टर का मानना है कि अभी हमें लॉकडाउन की जरूरत है, क्या आपको भी यही लगता है? देखिए मैं इस मामले में मतलब सरकार जो फैसला करेगी, इसलिए कि जो सरकार जब फैसला करेगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी सारे चीफ मिनिस्टरों के साथ बात करेंगे, बलविंदर सिंह साहब जैसे जो डॉक्टर हैं पूरे मुल्क में उनसे लेंगे अपने इनपुट्स, तो सरकार जो है वो वेंटेज पोजीशन पर है, यानी उनको सब कुछ दिखता है जो हमें नहीं दिखता, और जो डॉक्टरों को भी नहीं दिखता, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी नहीं दिखता, वो भी सरकार को दिखता है। तो अभी जो स्थिति है वो ऐसी है जिसको मैं यूं कहूंगा कि कांटेदार दरख्त से अपने दामन को बचाते हुए जाना है। तो एक तरफ कोरोना वायरस की डिजीज भी है और एक तरफ आप सब जानते हैं कि जो गरीबी जो है, जो और खास तौर से बड़े शहरों में, बंबई में, दिल्ली में, और जो लोग जो हैं बेचारे, यानी खाने उनको नहीं पहुंच रहे हैं, उनको खाने पीने का बड़ा मसला है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो गई है, तो यानी इट इज डेविल एंड डीप सी, ये भी करना है। तो आई थिंक मैं समझता हूं कि सरकार जो है दोनों को बैलेंस आउट करके, इसलिए कि देखिए एक बात लास्ट में कहूंगा कि देखिए हमारा मुल्क कोई अमेरिका या इंग्लैंड या फ्रांस नहीं है इकोनॉमिक लेवल पे, इसलिए कि वहां तो इंग्लैंड में भी
वो अपने जो लोग घर पे बैठे हैं, हर पहली तारीख को उनके घर में उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अमेरिका में $2,000 हर आदमी के अकाउंट में, जो $75,000 तक कमाता है उसके अकाउंट में आ जाते हैं। हम कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं है, हम अमीर मुल्क भी नहीं है, और दूसरा हमारी जनसंख्या का दबाव भी बहुत ज्यादा है। 130 करोड़ का मुल्क है, तो ये बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल सही जगह आप इशारा कर रहे हैं जफर जी। इस वक्त स्थिति ये है कि सरकार के लिए भी, वो राज्य सरकार हो या फिर वो देश की सरकार हो, आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति है। अगर लॉकडाउन खोलते हैं तो कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन अगर इसी तरीके से अगर लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी तो वो गरीब प्रवासी मजदूर तो भूखमरी से मर जाएंगे। उनके लिए तो पहली जरूरत खाना है। देखिए, जैसा आपने कहा, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, जाहिर है सब जो प्रधानमंत्री के पास या फिर जो चीफ मिनिस्टर के साथ अभी कॉन्फ्रेंस है, सब चीफ मिनिस्टर के साथ, वो सब लोगों के पास एक्सपर्ट्स एडवाइस आ रहे हैं। ये बात हकीकत है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद है, सबको देश में पता है कि आज जो नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उससे हटके आज 25% पे काम चल रहा है। तो जो 100% पे होता था, जो आज नीचे 25% पे, जाहिर से लोग इम्पैक्ट होंगे। इस चीज की पूरी तरह संज्ञान सरकार ले रही है, लेकिन साथ साथ ये भी संज्ञान ले रही है कि शायद कोरोना वायरस टेम्पररी है और इसको निपट लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर किसी की मौत हो जाए तो वो परमानेंट है। तो इस चीज को भी देखते हुए जो सही फैसला होगा देश के हित में, देशवासियों के हित में, वो एक्सपर्ट एडवाइस के लिए, इसलिए कि इस वक्त जो है बहुत सारी चीज जो है एक्सपर्ट समझ पाते हैं कि मेडिकल साइंस। जफर जी, मेरे पास बहुत से उदाहरण ऐसे हैं जिस पर मुझे लगता है कि सरकार को जवाब देना चाहिए और सरकार को सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में हम संवाददाता रुचि से जान ले। रुचि, इस वक्त उत्तर प्रदेश किस मुहाने पर खड़ा है? यहाँ पर कितने ज्यादा रेड जोन है, कितने ज्यादा हॉटस्पॉट है, अगर हम जिलों के लिहाज से आपसे जानना चाहें? और अगर सरकार ये फैसला लेती है कि अब हमें लॉकडाउन में ढील देनी चाहिए, तो वो ढील कहां कहां मिल सकती है? देखिए, एक चीज हमें साफ समझनी चाहिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले पूरे यूपी के डीएम और कमिश्नर्स, एसएसपीज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उसमें ये कहा था कि 30 जून तक कहीं भी पब्लिक गैदरिंग ना होने दी जाए। लखनऊ में भी जो पुलिस कमिश्नर है उनकी तरफ से ये जारी किया गया है कि 30 मई तक किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, भीड़ जमा करना, लाउडस्पीकर लगाना, पार्टी करना, सब पे रोक है। तो यूपी में बहुत ज्यादा राहत मिलेगी ऐसी उम्मीद कम लगती है। 19 जिले यूपी के हैं जिन्हें बहुत संवेदनशील माना गया है और अगर पूरे यूपी की बात करें तो करीब 1880 केस कोरोना के हो चुके हैं। लखनऊ में ही आज 6 केस पॉजिटिव आए हैं और लखनऊ में 200 कोरोना पॉजिटिव केस हो चुके हैं। आगरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है जहां पे करीब 372 केस है। इसके अलावा कानपुर है जहां पे 180 के आसपास वहां भी केस हो गए। तो मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, लंबी फहरिस्त है जहां पे कोरोना के केस मिल रहे हैं और रोजाना हम देखते हैं जैसे कानपुर, आगरा, लखनऊ की कोरोना पॉजिटिव केस आते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम इसे आम दर्शक के लिहाज से समझना चाहें कि जो रेड जोन है वहां पर कोई राहत नहीं मिलेगी, ये तय है। जो ऑरेंज जोन है वहां पर कुछ ढील दी जा सकती है, जैसे एसेंशियल सर्विस तकरीबन हर जोन में चल रही है, वहां पर कोई कमी नहीं है। लेकिन जो ग्रीन जोन है, समस्या वहां के लोगों के लिए भी बनी हुई है। आर्थिक गतिविधि को किस तरीके से पटरी पर लाया जाए, क्या मुख्यमंत्री ने इसमें कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है? क्या कोई मंथन हुआ इस पर? जी हाँ, बिल्कुल, इस पर लगातार रोज मंथन हो रहा है। उनकी टीम 11 की एक पूरी कोर टीम है ऑफिसर्स की, जिसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजाना मीटिंग करते हैं और जिलों से भी फीडबैक लेते हैं। जो 19 संवेदनशील जिले हैं वहां पे नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं, जो सीनियर आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है। तो एक तो जो हॉटस्पॉट्स हैं जिनको रेड जोन आप कह रहे हैं, वहां तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जिन इलाकों में या जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव केस कम है या बिल्कुल नहीं है, यूपी में करीब 57 जिले हैं जहां कोरोना के केस आए हैं,
तो वहां पे किस तरह की राहत दी जाए, इस पे बातचीत चल रही है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोगों के मन में एक तरह का आप कह सकते हैं कि डर है कि कहीं फिर भीड़ जमा हो, तो भीड़ कैसे ना जमा हो इसको लेकर मंथन लगातार चल रहा है। और जो मजदूर हैं उनके लिए सरकार योजना बना रही है, बाहर से मजदूर लाए जा रहे हैं। हरियाणा से काफी मजदूर कल आए 10,000 के आसपास, उनको क्वारंटीन किया गया। खबर तो ये भी है कि मध्य प्रदेश से आने वाले प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर रोक दिए गए और उनके सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि राज्य सरकार के ऊपर भी अब बहुत ज्यादा बोझ बढ़ने लगा है और इसके लिए समाधान की जरूरत है। और आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह बैठक खत्म होगी तो कोई कॉन्क्रीट निर्णय इस पर भी निकलेगा। बहुत शुक्रिया रुचि पूरी जानकारी के लिए आपका। डॉक्टर बलविंदर, ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसा दुश्मन है जो बहुत अनजाना है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां अभी भी रिसर्च के दायरे में है। वैक्सीन अभी तक हमारे पास नहीं आ पाई है। मैं साथ ही साथ दर्शकों को ये बता दूं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ये जो तस्वीरें हैं वो हम लगातार आपको दिखाते चल रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर, तो अभी स्थिति यह है, हमें एक ऐसे दुश्मन से लड़ाई लड़नी है जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। क्या केवल लॉकडाउन ही एक सोल्यूशन है जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी आर्थिक मार देश पर पड़ेगी। हाँ, देखिए, इसमें मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूं कि आज तक अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि ये जो कोरोना वायरस है क्या ये एनिमल स्पीशीज से आया था या किसी लैब में एक बायोटेररिस्ट एजेंट की तरह बना है। परंतु ये वायरस का बिहेवियर बहुत इरेटिक है, क्योंकि इस वायरस के ऊपर जितना भी रिसर्च हुआ है वो ये बताता है कि ये वायरस सुपर स्प्रेडर है। सुपर स्प्रेडर का मतलब ये बहुत तेजी से फैलता है। आज आप एकदम से केसेस क्यों देख रहे हैं इतने जल्दी? उसका कारण यही है कि ये बिहेवियर इसका सुपर स्प्रेडर की तरह है, ये बहुत जल्दी एक दूसरे से फैलता है। और देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन से रिलेटेड मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल एकदम से इसको ब्लैक एंड व्हाइट में मैं लिख के देना चाहता हूं। अगर देश के अंदर लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा तो देखना हमारे अस्पताल के अंदर इतने केसेस आ जाएंगे कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और बहुत बर्डन पड़ेगा हमारे रिसोर्सेज पे, तो उसमें मोर्टेलिटी होने का भी डर रहेगा। तो जो हॉटस्पॉट्स हैं दिल्ली के अंदर है, चाहे वो किसी भी राज्य है, वहां तो लॉकडाउन ऐसे लगना चाहिए जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। और बाकी वो राज्य हैं जिसमें कुछ राज्यों में जहां पे केसेस बहुत ज्यादा कम है, वहां पे भी लॉकडाउन 31 तक चलना चाहिए, कम से कम 31 मार्च तक। देखिए, जो इंसान इतिहास से सीखता नहीं, दूसरे की गलतियों से सीखता नहीं, वो अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर बलविंदर, मैं एक बार मैं आपसे वापस से पूछ लूं, आप 31 मई तक कहना चाह रहे हैं? सॉरी जी, 31 मई तक कहना चाह रहे हैं आप, यानी अनदर 1 मंथ? हाँ, मई के एंड तक 31 मई तक चलना चाहिए। जी, 1 महीने तक लॉकडाउन और बढ़ना चाहिए, ये डॉक्टर बलविंदर का कहना है। यानी 1 महीने का बहुत बड़ा ये टाइम स्पैन है। और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे होंगे शायद उनको पसीने आने लग जाएंगे, बड़ी मुश्किल से ये लॉकडाउन का पीरियड उन्होंने निकाला है। बहरहाल मैं लौटूंगी डॉक्टर आपके पास। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, ये बताएं कि आपकी समझ, आपकी पार्टी की समझ क्या कहती है लॉकडाउन को लेकर? क्योंकि राहुल गांधी का पहला बयान मैं सुन चुकी हूं, वो ये कहते हैं कि लॉकडाउन जो है वो केवल एक पॉज बटन है, ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। लेकिन कोई और सोल्यूशन अभी नजर भी तो नहीं आता है। देखिए मीनाक्षी जी, एक तो इस बीमारी का ये नहीं पता ये पैदा कहां से हुई है, दूसरा ये नहीं पता इसका, तीसरा ये नहीं पता कि इसका स्वरूप क्या है, चौथा ये नहीं पता कि ये कब तक इसको हम कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन तैयार कर सकेंगे। द ओनली वे इज लॉकडाउन। और लॉकडाउन एक रास्ता है, ये देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, विश्व के तमाम डॉक्टर्स ने समझाया, विश्व के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम लीडर्स ने ये बात कह दी है कि लॉकडाउन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अभी डॉक्टर बलविंदर जी जो बोल रहे थे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं और एक आगे की बात कहता हूं। वो कह रहे हैं 30 मई तक। 30 मई का क्या है? हम ये डेट डिसाइड करने वाले होते कौन है? देश की जितनी आबादी है, हमारे देश की जो वर्तमान परिस्थिति है, अगर इस बीमारी का इलाज केवल लॉकडाउन है और इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो फिर लॉकडाउन तब तक रहना चाहिए जब तक ये बीमारी खत्म ना हो जाए। ये 30 मई या 30 जून क्या है? ये 1 साल भी रह सकता है। ये सारी चीजें बाद की हैं, पहले इंसान की जिंदगी है, क्योंकि वो इर्रिप्लेसेबल लॉस है।
अगर हम हजारों करोड़ लाखों करोड़ के घाटे में चले गए तो दाल रोटी कमाने के लिए हमारे पास बहुत सी चीजों का साधन होगा। अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से इस क्या साधन होगा देखेंगे तो क्या साधन होगा आचार्य प्रमोद कृष्णन जी? आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, एक सेकंड मीनाक्षी मेरी बात सुनिए, मुझे बताइए ना, ये जो रोजगार है ये किसके लिए है? ये जिंदगी के लिए है ना। जिंदगी खत्म हो जाएगी, कहां की बात कर रहे हैं आप? आगरा की हालत देख रहे हैं क्या हो रहा है? कल आगरा के मेयर ने चीफ मिनिस्टर यूपी को चिट्ठी लिखी है, वो रोता है, वो कहता मेरे आगरा को बचाओ, क्वारंटाइन सेंटर की दुर्दशा है। ऊपर से कल दिल्ली हाई कोर्ट का जो मैं फैसला सुन रहा था कि जो किट ला रहे हैं, जो टेस्टिंग किट है, वो हाई कोर्ट ने फैसले में अपने ओपन किया है कि 1200 रुपए में किट खरीद रहे थे और 3000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहे थे। इस तरह के जो घोटाले हो रहे हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, इन पे तो लगाम लगाए गवर्नमेंट। और दूसरा, लॉकडाउन कब तक रहेगा? ये तब तक रहना चाहिए जब तक कोरोना खत्म ना हो जाए। कोरोना जब तक खत्म ना हो जाए तब तक ये लॉकडाउन जारी रहना चाहिए, ये आचार्य प्रमोद कृष्णन का मानना है। लेकिन जफर जी, मैं दोबारा उसी मुद्दे पर आऊंगी, क्योंकि हमें अपने आप को कोरोना के इस वायरस से तो बचाना ही है और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि कहीं हम भूखमरी से ना मर जाएं। कहीं हमारे पास तो बफर स्टॉक है जफर जी, हमारे पास बफर स्टॉक है, हम खरीद सकते हैं, हम जमा भी कर सकते हैं। लेकिन वो दिहाड़ी मजदूर जो हर दिन कमा रहा है, हर दिन खा रहा है, उसके सामने कितना बड़ा संकट खड़ा हुआ है, और वो भी तब जब राज्य सरकारों पर भी अब अतिरिक्त दबाव पड़ने लगा है। देखिए, बिल्कुल मैं अपनी बात बिल्कुल कह रहा हूं, और इसलिए मैं सरकार की जो फैसला होगा, इसलिए कि सरकार जो भी फैसला करेगी, एंड आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब सबसे जो मशवरा कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर से, डॉक्टर से, तो वो जो भी फैसला करेंगे। लेकिन मैं आपको ग्राउंड बताऊं, मैं बंबई में रहता हूं, ठीक है? बंबई में 70% से ज्यादा लोग जो है वो स्लम्स में रहते हैं मीनाक्षी। और कोरोना तो ठीक है, आप आम दिन में चले जाए ना किसी भी स्लम में, तो आपको यूं लगेगा कि ये बेचारा अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है। 10 बाय 10 का एक कमरा होता है, उसके अंदर ये मजदूर दिन भर मजदूरी करता है और रात को उसको इतनी जगह मिलती है कि थोड़े पैर फैला के आराम कर सकता है, ठीक है? अब ये हाल है कि काम नहीं है, 24 घंटे घर में बैठे, वो 10 बाय 10 के कमरे में बैठ ही नहीं सकते। दूसरा, आप ये किसी भी स्लम में चले जाइए, 150 लोगों के बीच में एक टॉयलेट है, और 80% लोग उनके घरों में टॉयलेट नहीं है बंबई के स्लम्स में। अच्छा, एक रिक्शा वाला या एक टैक्सी वाला अगर 2 दिन अपनी रिक्शा या टैक्सी ना निकाले तो तीसरे और चौथे दिन वो खाना कैसे खाएगा उसको नहीं मालूम। और अब तो मैं ये स्थिति देख रहा हूं कि शुरू में हम जब खाना डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते थे तो बहुत गरीब लोग सामने आए। जी, एक बात मैं समझ पा रही हूँ जफर फरेश वाला जी के बयान से। आप प्रमोद जी कुछ ऐड करना चाहते थे? मैं जफर सरेश वाला जी बड़े दानिश्वर इंसान है, उनको सुन रहा था। मुझे आप बताइए, जब 22 मार्च 23 मार्च को जो लॉकडाउन का फैसला हुआ देश के प्राइम मिनिस्टर ने लिया, उस वक्त इस देश के अंदर केवल लगभग 1000 पेशेंट थे। आज जब ये पहली मई आएगी तो 40-50 हजार के करीब पेशेंट हो जाएंगे। तो 1000 पेशेंट में 40 दिन देश बंद रहेगा और 50,000 पेशेंट में खुल जाएगा। ये कैसा फैसला है? क्या देश के प्रधानमंत्री जी को तब नहीं मालूम था कि इस देश की कितनी आबादी प्रमोद स्लम में कृष्णन रहती जी, है? मैं एक वाजिब सवाल आपसे पूछ रही हूँ, मैं एक वाजिब सवाल आपसे पूछ रही हूँ। जहां पर रेड जोन है वहां पर तो हम सब ये मानकर बैठे हैं कि यहां पर कोई ढील नहीं दी जाएगी, यहां तक कि कंटेनमेंट जोन अगर बनाना पड़ा तो ये भी होगा। लेकिन जो इलाके ग्रीन जोन में आते हैं, जहां पर एक भी कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं पाया गया है, एक भी कैरियर नहीं पाया गया है, वहां पर क्या स्थिति बदलनी चाहिए? क्या बदल सकती है? आपको क्या लगता है? इसमें कुछ कहूं? जी, आप ऐड करिएगा, लेकिन मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से मेरा सवाल था, आप छोटे में थोड़ा सा जवाब दीजिएगा, फिर मैं ऐड करना चाहता हूं 10 सेकंड। जी बोलिए। जैसे सरकार ने कुछ प्रावधान की बात कही थी, मैं समझता हूं कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। देखिए, एक बात यह आई थी कि भाई कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं, जी माफ कीजिए, मैं बात वही कर रहा हूं कि रेड जोन और ऑरेंज की नहीं बात करता, बिल्कुल। तो कम से कम सरकार की तरफ से ये बात आई थी, और इसमें बहुत सारे मैंने बिल्डर्स को पूछा, वो तैयार है कि भाई जो लेबरर आएगा उसी को वहीं वो रहने, खाने पीने
चाय नाश्ते का बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्चुअली इसी बात पर आना चाह रही थी, और माफ कीजिए मेरे पास समय बहुत कम था। इस पर तो पूरे दिन चर्चा की जा सकती है, और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर और वृहद स्तर पर हम लोग चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, डॉक्टर बलविंदर जी और जफर फरेशवाला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम यही चाहते हैं कि जान भी रहे जहान भी रहे, लेकिन इसके लिए कोई निष्कर्ष आज की इस बैठक के बाद निकलेगा, हम ये उम्मीद कर रहे हैं। हमें इंतजार करना होगा इस बैठक के खत्म होने का। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए जमात का प्लाज्मा कैसे जान बचाएगा, प्लाज्मा के लिए जमात के कितने लोगों ने दिया है खून।